हेलो दोस्तों, स्टडी रेंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज़ का पहला भाग देखने वाले हैं। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज़ नंबर 1 है, यानी ये पहला है। इसके बाद और भी आएंगे, दूसरा तीसरा इसका भाग आएगा। ठीक है, तो बता दें कि ये इतिहास का, प्राचीन भारत का टेस्ट है। ठीक है, अगर आप लोग इस टेस्ट को अच्छे से देते हैं तो आप लोगों का स्कोर किसी भी बिहार के एग्जामिनेशन में गेन होगा, यानी आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग जब इस टेस्ट को देखिएगा तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ, ये टेस्ट बेहतर है, बेहतर ही नहीं, ये बेहतरीन है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जब इस क्वेश्चन को देखिएगा तो लगेगा कि हाँ, ये सेट होना चाहिए, सेट इस प्रकार का होना चाहिए। क्योंकि इसमें प्राचीन भारत में सबसे पहले पाषाण काल देख लीजिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे देखिए पाषाण काल, सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, वैदिक काल पर आधारित। इसमें 100 क्वेश्चंस हैं। और पहला पाषाण काल, उसके बाद सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये तीनों से मिलाकर इसमें 100 प्रश्न है। ठीक है, आप लोग इसको, इस टेस्ट को देने से पहले एक बार डिस्क्रिप्टिव पढ़ लीजिएगा, यानी प्राचीन भारत का इतिहास में पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस टेस्ट को दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को लगेगा कि हाँ, हम कुछ पढ़े हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। तो भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ऑप्शन देख लीजिए आप लोगों का। ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी नंबर शिवालिक पहाड़ियाँ, सी नंबर नलमाला पहाड़ियाँ और डी नंबर नर्मदा घाटी। तो आप लोग जिनको भी आंसर लगाना होगा वो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अगर रुकूंगा तो वीडियो लंबा हो सकता है। तो चलिए मैं अपना आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो नर्मदा घाटी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसका देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन से ऑप्शन है। पहला है धौलावीरा, दूसरा है किले गुल मोहम्मद, तीसरा है कालीबंगन और चौथा है मेहरगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, यानी जो खदान की कृषि है वो सबसे पहले कहाँ पे प्रारंभ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, ये आप लोगों को पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? जौ था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, लहुरा देव से, लहुरा देव से। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? चालकोलिथिक युग कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ से पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं और हड़प्पा सभ्यता का काल का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? पूछ रहा है कि नौदा टोली का उत्खनन किसने किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एच.डी. सांकलियान, एच.डी. सांकलिया ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है?
ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में आने की ज़्यादातर संभावना है, क्योंकि ये नहीं देखने को मिला है इस प्रकार के क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, इसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। अगला है क्वेश्चन 10। देख लीजिए 10 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक है, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में इसका पहचान की गई है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, संगन कुल्लू। ठीक है, राख का टीला एक मृतकों का टीला पूछता है। ठीक है, मृतकों का टीला वो पूछता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो राख का टीला संगन कुल्लू। ठीक है, और मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो ये पूछ रहा है किस युग में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य पाषाण काल में। ठीक है, अगला है 13 नंबर, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का सी नंबर, आदमगढ़। ठीक है, आदमगढ़ याद रखिएगा। आदमगढ़ से क्या होता है? पशुपालन का प्रमाण मिला था। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी से बना औजार। ठीक है, किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर, सराय नाहर से। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 15 कि गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, हस्तिनापुर में। ठीक है, हस्तिनापुर का खोज अगर पूछे तो इसका खोज 1991 से 92 में किया गया था। ठीक है, 1991 से 92 में बीबी लाल द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? यानी जो रखने का दिशा होता था किस तरह होता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का ए नंबर, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए नंबर, बुर्ज होम कश्मीर में। ये बुर्ज होम कश्मीर में है। ठीक है, अब देखिए ये पाषाण युग खत्म हो गया, अब आ गया सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। सिंधु घाटी सभ्यता से अब प्रश्न आ गया। ठीक है, तो इसमें थोड़ा आप लोग बना पाइएगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? मतलब हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है? तो आप लोगों को पता होगा हड़प्पा सभ्यता का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अगला है 19 नंबर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अर्ध ऐतिहासिक युग से। ठीक है, अर्ध ऐतिहासिक युग देखिए प्राग ऐतिहासिक होता है, एक अर्ध ऐतिहासिक होता है, एक ऐतिहासिक युग होता है। तो इसमें प्राग ऐतिहासिक में वो ऐतिहासिक युग आता है जिसके कोई लिखित साक्ष्य ना हो। ठीक है, लिखित साक्ष्य ना हो। ठीक है, और जिसका अर्ध ऐतिहासिक उसको कहते हैं जिसका लिखित साक्ष्य हो लेकिन
उसके लिपि को पढ़ा न गया हो, ठीक है। और ऐतिहासिक युग उसको कहते हैं जिसके लिखित साक्ष्य हो उसको उसके लिपि को पढ़ लिया गया हो, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि थी उसको पढ़ा नहीं गया है अभी तक। उसका लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्यों? क्योंकि इसका पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है, याद रखिएगा। ये पूछता है, सीधे क्वेश्चन बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता। और आर्य सभ्यता कैसी थी? तो ग्रामीण सभ्यता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 21 नंबर, देख लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे, इसमें से कौन होगा? तो मृदभांड। जो मृदभांड वहाँ से मिला था उसी के कारण आर्यों के पहले सिंधु घाटी सभ्यता को रखा गया है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, क्यों भिन्न थी? क्योंकि देख लीजिए जितना भी दिया है वो सभी थी। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। इसके पास बी नंबर भी हो जाएगा। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, यानी भाव चित्रात्मक लिपि, जो अभी मैंने बताया था। उसके बाद हो गया सी नंबर, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, यानी लोहा का इनको ज्ञान नहीं था, ठीक है। तो इसमें से कौन आंसर हो जाएगा? ये भी हो जाएगा, ए बी सी, तो तीनों हो जाएगा। तो उपरोक्त में सभी, डी आंसर सही है, इसका डी आंसर सही है। चलिए अगला कर है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका देख लीजिए, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, पुरातात्विक खुदाई, ठीक है। वहाँ पे शिलालेख नहीं था और ये सब मुहर पक्की ईंट पे मुहर वहर से नहीं पता चला है, इसका पता चला है खुदाई से, पुरातात्विक खुदाई से, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है 24 नंबर। 24 नंबर देखिए, कह रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चांदी की प्राचीनतम उपलब्ध के साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा संस्कृति में चांदी मिला था, तांबा मिला था, सोना मिला था, लोहा यहाँ पे उपलब्ध नहीं था, लोहा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल, करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, देख लीजिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ माना जाता है वो पूर्व आर्य से, पूर्व आर्य, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 27 नंबर, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों पर टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, गाय, ठीक है। हाथी था, गैंडा था, बाघ भी था, ठीक है, लेकिन गाय ये नहीं थी, गाय नहीं थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, एक जूते हुए खेत की खोज हुई थी, यानी जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन, इसको VVI कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कालीबंगन, कालीबंगन से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा कम दिख रहा है लेकिन मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, ऑप्शन भी बता दूंगा इसका। 29 नंबर कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए नंबर ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, बी नंबर है हड़प्पा, सी नंबर है लोथल और डी नंबर है कालीबंगन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो, ए नंबर, ठीक है। मोहनजोदाड़ो से ही महान स्नानागार प्राप्त हुआ था, यहीं से बृहत्तम अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। अन्नागार अलग है, स्नानागार अलग है, ठीक है। अन्नागार जहाँ अन्न का भंडारण किया जाता है, ठीक है, और जहाँ पे
स्नानागार उसे कहते हैं जहाँ पे स्नान किया जाता है, दोनों अलग अलग है। तो दोनों इसी जगह से प्राप्त हुआ था, मोहनजोदाड़ो से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ठीक है, पहले भारत में था लेकिन अब पाकिस्तान में हो गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 नंबर का बी नंबर। ठीक है, 30 नंबर का बी, हड़प्पा। हड़प्पा ये कहाँ पे है? रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पे है अभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सौराष्ट्र में। रंगपुर कहाँ पे है? सौराष्ट्र में। ठीक है, अगला है 32 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? तो लोथल। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। ये एक बंदरगाह है। ठीक है, बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, कह रहा है कि वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो पूछ रहा है लोथल किस नदी के किनारे है? तो ये करेक्ट आंसर है सी नंबर, भोगवा नदी के तट पे। कौन सा हो जाएगा? भोगवा नदी के तट पे। ठीक है, अगला है 34 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ पे स्थित है? तो लोथल अभी बताया मैंने जस्ट कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में। ये क्या है? तो बंदरगाह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या कौन सा है? तो अभी मैंने जस्ट इसको भी बताया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल पतन नगर मतलब बंदरगाह होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल है। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल है, यानी पूछ रहा है कि हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 नंबर का डी नंबर, मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोगों का विश्वास मातृशक्ति में था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 38 नंबर, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, देख लीजिए यहाँ पे 39 नंबर कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को भी पता होगा, सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिला है? यानी कुआं पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से घरों में कुआं का अवशेष मिला है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था, यानी सबसे पहले मनुष्य किस धातु का उपयोग किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा, करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा, तांबा धातु का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर यानी 42 नंबर, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? किस धातु की प्राप्ति नहीं है? यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या है, तो आप सभी को पता होगा, अभी जस्ट इसके ऊपर मैंने ये क्वेश्चन बता भी दिया है। इसमें ऑप्शन है तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो मैंने बताया था कि तांबा भी मिला था, चांदी भी मिला था, स्वर्ण मतलब सोना भी मिला था, लेकिन लोहा नहीं मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी, लोहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ठीक है, 43 नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी नंबर हो जाएगा, बनावली। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बनावली। ठीक है, बनावली में, इसके कहने का मतलब है बनावली किस नदी के किनारे है। देखिए कितना घुमा कर क्वेश्चन पूछा है। तो बनावली किस नदी के तट पे है? तो घग्गर नदी के तट पे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, धौलावीरा। धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो ये भी पता होगा आप लोगों को कि धौलावीरा जो था वो गुजरात में था। ठीक है, गुजरात में अभी भी है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, देखते हैं 45 नंबर। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, धौलावीरा से। धौलावीरा से ही शैलकृत का स्थापत्य का प्रमाण मिला है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। 46 नंबर, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसका भी आंसर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन का व्यवस्था था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। तो जो अभी हाल में सनौली में जो उत्खनन हुआ है उससे क्या प्राप्त हुआ है ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मानव सौधान, यानी मानव को जो दफनाया जाता है उसका साक्ष्य मिला है कहाँ से? सनौली से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। वस्त्र के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, भारत ने। क्या हो जाएगा? भारत ने। कपास की खेती सबसे पहले भारत में ही हुई थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय ज़्यादातर कपास ही उगाता था लोग। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, देख लीजिए। निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? वृषभ मतलब बैल होता है। ठीक है, वृषभ मतलब बैल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, देख लीजिए। 50 क्वेश्चन होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन आप लोगों को इम्पोर्टेंट लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है, तो इसमें कौन हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर, घोड़ा का नहीं मिलता है। ठीक है, बैल का था, हाथी का था, भेड़ का था। ठीक है, लेकिन घोड़ा का अंकन नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घोड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? अवशेष पूछ रहा है। ठीक है, ये पूछा था मुहर पर अंकन। ठीक है, इसमें पूछा अवशेष, तो अवशेष जो नहीं प्राप्त हुआ था वो हो जाएगा करेक्ट आंसर सी नंबर, गाय का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, देख लीजिए। कह रहा है कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, यानी जो सिंह युक्त देवता थे उसकी प्राप्ति किस पर हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का बी नंबर। कौन सा? बी नंबर, 52 का बी नंबर, कालीबंगन, कालीबंगन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पे पनपी? तो ये आप लोगों को भी पता होगा, नील नदी के किनारे कौन सा बसा है? तो मिस्र बसा है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। ठीक है, आप लोग जब इस सेट को लगा रहे हैं तो आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। ठीक है, और पढ़ के लगाइएगा तो एक बार और ज़्यादा बनाइएगा। 100 में लगभग आप 95, 90, 95 इस सेट में से क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो एक बार और आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण काल और वैदिक सभ्यता को पढ़ने के बाद डिस्क्रिप्टिव लूसेंट से, ठीक है, या क्राउन से पढ़ने के बाद इस सेट को लगाइएगा। आप लोगों के अंदर एक और हाई लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सुमेरिया। सुमेरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 देख लेते हैं। 54 हो गया 55। अब 55 से शुरू है वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल। तो वैदिक काल का पहला क्वेश्चन है आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, श्रेष्ठ वंश को।
आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है कुलीन या श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। ये कह रहा है क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का डी नंबर। 56 का डी नंबर, एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द का क्लासिकीय संस्कृत में अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। 57 नंबर कह रहा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ये सभी लोगों को पता होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद, ठीक है। अगला है 58 नंबर क्वेश्चन। त्रयी नाम है, त्रयी किसका नाम है। तो ये 3 वेदों का संकलन है। संकलन यानी 3 वेद को त्रयी कहते हैं। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों को मिलाकर त्रयी वेद बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण के बारे में बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर में। सी नंबर में जादुई माया और वशीकरण के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। ये जो आप लोगों को यजुर्वेद दिख रहा है, ये वाला यजुर्वेद में बताया गया है किसका। तो इसमें यज्ञ और हवन से संबंधित बात मंत्र को वर्णित किया गया है, ठीक है। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1028, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 9वां मंडल। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। 8वां मंडल वरुण को समर्पित है, ठीक है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, याद रखिएगा। ये सब इस सब से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 62 नंबर कह रहा है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। अभी जस्ट मैंने इसको ऊपर बता दिया है, तो बताइए आप लोग क्या आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद, ठीक है। और ये सामवेद को क्या कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद पर आधारित किसका संकलन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का बी नंबर, सामवेद का। ऋग्वेद में जितने भी मंत्र हैं उसको सामवेद में गायन के रूप में वर्णित कर दिया गया है, ठीक है। गायन के रूप में वर्णित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का बी नंबर। 64 का बी नंबर, अतरंजी खेड़ा से। आप लोग जो ऑप्शंस होते हैं उनको एलिमिनेट करके यानी छांट कर लगाया कीजिए, उससे भी क्वेश्चन कुछ बन जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर कह रहा है उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद किसकी पुस्तकें हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, दर्शन, यानी दर्शन का पुस्तक है। ये दर्शन पर आधारित है उपनिषद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। देख लीजिए यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। मोक्ष का वर्णन किस में किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का डी नंबर में, उपनिषद में, ठीक है। क्योंकि आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। नचिकेता और यम का जो वार्तालाप हुआ था वो किस में हुआ था, कठोपनिषद। तो वो भी उपनिषद के अंतर्गत आता है, इसलिए ये उपनिषद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यही है अध्यात्म कह रहा है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। किस उपनिषद से प्राप्त होता है। तो अभी बता दिए हैं मैं, कठोपनिषद से। क्या हो जाएगा, कठोपनिषद से। देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन भी दिया होगा इसमें। ए नंबर कह रहा है कि बृहद आरण्यक उपनिषद से, छंदोग्य उपनिषद से, कठोपनिषद से, केन उपनिषद से। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर।
68 नंबर, 68 नंबर। ज्ञान उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ये अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, केकय के शासक थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी का सबसे अधिक वर्णन हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किससे एक साथ की जाती है? अस्किनी नदी, तो इसको चेनाब नदी के नाम से जानते हैं। चेनाब नदी के व्यास नदी को बता देते हैं, अभी देख लीजिए यहाँ से। झेलम नदी को वितस्ता, रावी नदी को पुरोशनी और व्यास नदी को विपाशा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या रिपीट एक बार रिवाइज मेरे साथ कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे। व्यास नदी को विपाशा, रावी नदी को पुरोशनी और झेलम नदी को वितस्ता। ठीक है, वितस्ता के नाम से जाना जाता है। और चेनाब नदी क्या हो जाएगा? अस्किनी नदी, अस्किनी नदी। अगला है 71 नंबर। 71 नंबर, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का है? आर्यों के संबंध का है तो सी नंबर हो जाएगा कुंभा कुरुम्ब। अगला है 72 नंबर, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो कहाँ है? अब ये ऊपर आप लोग देखें तो अफगानिस्तान हो जाएगा। कहाँ होगा? अफगानिस्तान में। ठीक है, अगला है 73 नंबर। 73, निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मा वाहिनी थी जिससे कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो हो जाएगा लोपामुद्रा। ठीक है, अगला है, ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु उत्तरवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर, सिक्का के रूप में। अगला है 75 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए यहाँ पे। ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो बी नंबर हो जाएगा, गला का। अगला है 76 नंबर, बोल रहा है कि प्राचीन भारत में निशाक से जाने जाते थे। निशाक से क्या जाने जाते थे? ए नंबर, प्राचीनतम यानी स्वर्ण आभूषण। निशाक के नाम से क्या जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण। अगला है 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोगाज कोई जो अभिलेख है यही सूचना देता है ईरान से भारत में आर्यों के आने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, देख लीजिए यहाँ पे। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? तो 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। करेक्ट आंसर सी नंबर, शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेध का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। अगला है 79 नंबर, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? धूर यानी धूरी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का ए नंबर, अंग और मगध को। ठीक है, अंग और मगध को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन भी आई है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा आप लोग। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी नंबर, ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सबसे पहला प्रयोग हुआ था। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, तो सबसे पहला गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में ही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 80 के बाद 81 नंबर, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था? तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। ठीक है, अगला, और जो अगर पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति देवता की पूजा करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर में, बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वेद काल में ये वहाँ के जनता बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। ठीक है, अगला है 83 नंबर, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरोशनी नदी के तट पे। 10 राज्य का युद्ध कहते हैं इसे, 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला है 84 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में
मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा से संबोधित किया गया है। ये उसका उपनाम यानी संबोधित किया गया है मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा। तो कौन सी नदी हो जाएगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरस्वती। सरस्वती सबसे पवित्र नदी सरस्वती को ही माना जाता था ऋग वैदिक काल में। ठीक है, अगला है 85 नंबर। यहाँ पे देख लीजिए, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो 85 का करेक्ट आंसर रहेगा डी नंबर, कीकट। ठीक है, कीकट का संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो मुख्य साधन जो था क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, शिकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद के हेतु प्रयुक्त किया जाता था? तो यौ, जौ, इससे रिलेट करके आप लोग याद रख सकते हैं, यौ को जौ के साथ रिलेट किया जाता था। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर यानी 88 नंबर क्वेश्चन। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। कैसी शासन प्रणाली उस समय की थी? तो वंश परंपरागत राजतंत्र यानी वंशानुगत वहाँ पे राजतंत्र था। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, कह रहा है कि वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो इसमें से चुनना है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 4 ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का सी नंबर, मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद थी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है 90 नंबर। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है? तो ये करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। ठीक है, अगला है 91 नंबर क्वेश्चन। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, किस में मिलता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अथर्ववेद में। अथर्ववेद के उपवेद को क्या कहते हैं? आयुर्वेद। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 92 नंबर, सर्वाधिक ऋग वैदिक सूक्त समर्पित है। तो किसको समर्पित है? तो सबसे ज़्यादा समर्पित जो है वो है इंद्रदेव को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 93 नंबर। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है? तो ए नंबर, अगिन से। ठीक है, क्योंकि हवन जो होता था वो अगिन में ही होता था, तो सबसे ज़्यादा मंत्र अगिन को ही समर्पित है। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? किसे युद्ध देवता के रूप में जाना जाता था? तो इंद्र को युद्ध के देवता के रूप में जाना जाता था ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्य का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता वही इंद्र भगवान ही थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्र। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ठीक है, तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अगला है 97 नंबर, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, विश्वामित्र। अगला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 18। करेक्ट आंसर 18, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। आप लोग इसको एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उर्दू में लिखा नहीं जाएगा, हिंदी में तो लिखा नहीं जाएगा, पाली उस समय चलती नहीं थी, तो संस्कृत ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी नंबर, धर्मशास्त्र के समय। ठीक है, ये बिहार
के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़ है। आप लोगों को इसमें प्राचीन इतिहास के सभी क्वेश्चन को कराया गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और बता दें कि ये बिहार दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार के अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।